अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी और इल्म न्यूज़ हमेशा आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मिलाता रहता है और आपके इल्म और आगाही के लिए उन शख्सियात को लाकर उनकी बातें आप तक पहुंचाता है ताकि हम ये अपनी नौजवान नस्ल को बता सकें कि किस तरीके से एक कामयाब और ऐसी ज़िंदगी को बसर किया जा सकता है। आज जो हमारे साथ इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, बिलाल सईद, उनसे यकीनन आप आशना होंगे। हमारे मुल्क का असासा और वो ये काम करते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के दिलों में मोहब्बत भरती है। आप भी सोच रहे होंगे कि वो कौन सी चीज़ है ऐसी कि जो सिर्फ लोगों के दिलों में मोहब्बत भरती है। वो एक ऐसी नगमा सराई होती है, वो ऐसी गज़लियात होती हैं, वो ऐसी शायरी होती है कि जो लोगों के दिलों के अंदर फ़कत मोहब्बत देती है, उसके अंदर नफ़रत होती नहीं है। और अगर नफ़रत हो तो वो शायरी नहीं होती, वो गज़ल नहीं होती, गायकी नहीं होती। और जो अच्छा गायक होता है वो प्यार का सबक देता है, प्यार का दर्स देता है। और ये जो हमारे साथ बिलाल सईद साहब मौजूद हैं, ये सिर्फ एक अच्छे गायक नहीं हैं बल्कि एक अच्छे शायर, और अच्छे शायर के साथ साथ अच्छे मौसीकार, और अच्छे मौसीकार के साथ साथ एक अच्छे कंपोज़र भी हैं। और बड़ी मज़े की बात है कि ऑल इन वन हैं। इनसे आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक है? आप शेफील्ड में आए, शेफील्ड कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मैं कम टाइम के लिए आता हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो इसलिए ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। यूरोप का वेदर कैसा लगा? आज तो बर्फ़ है हर तरफ। बिल्कुल, मेरे लिए तो मज़ेदार। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं शायद वो इससे तंग आ चुके होंगे। यूके पहले कितनी दफ़ा आ चुके हैं? मैं काउंट नहीं कर सकता, मतलब 15-20 दफ़ा आया हूँ। काफ़ी टाइम लगा। प्रोग्राम कितने किए हैं यूके में? वो भी नहीं गिन सकता, बहुत ज़्यादा किए। बहुत ज़्यादा। हाँ। कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दाद मिली हो? बिल्कुल, मैंने एक शो किया था पिछले साल वेम्बले अरीना में। अब्रार भाई भी थे उसमें, तो वो मुझे काफ़ी, मैंने खुद भी उसको बहुत एंजॉय किया, लोगों को भी बड़ा पसंद आया। हम बाद में जाएंगे गाने की तरफ, लेकिन ये एक बताएं कि कोई ऐसा गाना आपने गाया हो बहुत अच्छा, कोई सिंगर या एक अच्छा गायक, अच्छा गुलकार जो है उठ के आया और उसने आपको दाद दी और आपको बहुत अच्छा लगा? बिल्कुल, मैं जब पहली बार ही यहाँ पे आया था इंग्लैंड में, तो एक जगह पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो यहाँ के काफ़ी जो फेमस सिंगर्स थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो उस सब ने आके मुझे अप्रिशिएट भी किया स्टेज पे, और मेरे साथ खुद मिलके मतलब गाया भी इन्होंने। सबसे अच्छा किसकी दाद लगी, जो जिसकी दाद जिसने दी हो आपने, ये गुलकार है, एक गाना गाता है, तो वो बहुत अच्छा लगा? जी, मेरे पाकिस्तान में एक मतलब बहुत अच्छे कंपोज़र भी हैं वो, और काफ़ी उनका नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, ऑफ द स्क्रीन वो काफ़ी कुछ करते हैं, प्रमोट करते हैं लोगों को ये वो। तो एक बार उन्होंने मुझे, मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आप सिंगर नहीं बन सकते, आप सिर्फ कंपोज़र बहुत अच्छे हो। उन्होंने मुझे दाद भी दी थी। उस टाइम पे शायद वो प्रैक्टिकल बात भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं, आपको पता है, वक्त के साथ सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप सिंगर नहीं बन सकते। तो उसके बाद जब मैंने अपनी फर्स्ट एल्बम लॉन्च की, तो मैंने उन्हें वो सीडी जाके दी। मैंने कहा आपने अपनी गाड़ी में ज़रूर सुननी है। तो उसका पहला गाना सुनते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार मुझे याद है मैंने तुम्हें वो लफ्ज़ बोले थे, लेकिन आज तुमने मुझे हैरान कर दिया कि ज़िंदगी में कोई इतना भी इम्प्रूव कर सकता तो फिर उन्होंने लफ्ज़ वापस ले लिया? है। उन्होंने फिर आपने नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मैं भी अपने इल्म में इजाफे के लिए कि एक गुलकार होता है, गाने गाता है, जी। कंपोज़र क्या करता है? कंपोज़र क्या करता है कि देखें, गाने के 3-4 हिस्से होते हैं जो मिलके गाना बनाते हैं, जिसको नगमा कहते हैं। उसमें सबसे, मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहली उसकी शायरी। बहुत अच्छी बात है। और वो खुद ही कर लेते हैं आप? वो भी मैं खुद कर लेता हूँ। फिर दूसरी चीज़ आती है उसकी कंपोजिशन, जिसको कहते हैं धुन। कि अच्छा ये एक लफ्ज़ है, जैसे अद्धी अद्धी रात मेरी आँख खुल जावे, तो ये तो लिरिक्स हो गई। जी। अब इसकी धुन, यानी कंपोज़र का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, वो फिर इसको ऐसे बनाता है, अद्धी अद्धी रात मेरी आँख खुल जावे, एक धुन है। इसकी 10 और भी धुन, मतलब वो जो आपको आमद हो रही हो उसके हिसाब से आप बनाते हैं। तीसरा उसका पहलू फिर स्टार्ट होता है कि अच्छा जी अब इसके साथ इसका जो म्यूज़िक है, जो इसमें अपने रिदम ऐड करना है, जो आपने इसमें लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई गिटार बजाना है या फ्लूट बजानी है, फिर वो ऐड होती है। फिर सिंगर आता है और वो गाता है, और ये सारे काम मैं खुद कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो कहता है कि ऐसे खड़ा होना है, ऐसे काम हाँ, करना है, वो वीडियो तो वो भी खुद कर लेते हैं या वो? जी, कॉन्सेप्ट खुद बनाता हूँ। अच्छा। क्योंकि कंसर्न हूँ बहुत अपने काम से, और लेकिन डायरेक्टर हायर करता हूँ। डायरेक्टर हायर करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो स्टेज भी खुद लगवा लेते हैं या वो भी लगवाते हैं? कि ये भी बड़ा होता है कि बैकग्राउंड क्या है, लाइट्स क्या है, कैमरामैन क्या है? इसके लिए भी पूरी एक टीम है, टीम होती है काम करती है, पूरी एक फौज होती है जो ये सारे काम देखती है, और वो बिल्कुल। अच्छा, जो शायरी करते हैं, आपने अभी तक जितने गाने लिखे हैं,
अपने दिल से, मन से, अपनी पसंद के लिखे हैं, या लोगों को देख के, या किसी ने कहा हो कि यार इस मौजू पर गाना लिखते हैं, जैसे कि फिल्मों के अंदर गाने आते जी हैं जी कि वो एक टॉपिक दे दिया जाता है कि उसके ऊपर जी गाना जी एडजस्ट करना होता है। जी बिल्कुल। फिल्मों के अलावा बात करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने दिल से लिखी ही नहीं, मेरे अंदर से वो मैं नहीं हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, तो वो किसी के दिल तक पहुँच ही नहीं सकता। जब तक वो इधर से नहीं निकलेगा तो वो आपके दिल तक नहीं पहुँचेगा। तो फिल्मों में सिचुएशन डिफरेंट होती है, वो भी एक चैलेंज है। वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं कि लड़का है, बारिश हो रही है, उसका दिल टूटा है, ये हुआ है वो हुआ है, इस पर आपने लिखना है। तो वो भी एक फ़न है, वो भी एक आर्ट है कि आप ऐसा कुछ लिखें कि जो उस सिचुएशन को इतना अच्छे से इस्टेब्लिश करे कि वो अगले के दिल तक पहुँच जाए। तो दोनों सिचुएशन में ही मतलब अच्छा, सिचुएशन पे लिखना इजी होता है या धुन पे इजी होता है लिखना? हर किसी के लिए उसका अपना एक पैटर्न है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। आप माशाल्लाह से खुद लिखते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर आप मतलब ऐसे ही लिखते हैं, मैं आपको कहूँ ना अभी आप 4 लाइनें लिखते हैं, तो अगर तो आपको आमद हो जाएगी तो आप 2 गज़लें लिख देंगे ऐसी कि मतलब मैं बिल्कुल हिल लिख जाऊँगा दें। सुन के। और अगर तो आमद नहीं हो रही तो हो सकता है आप 2 दिन ना लिख पाएँ। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं कि अगर मतलब मैं पर्सनली धुन और लिरिक्स यानी कि शायरी और उसकी जो कंपोजिशन है वो एक साथ करता हूँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेज होती है। नाजरीन, इनसे सवाल करते हैं अभी हम कि शायरी धुन पे भी होती है, शायरी सिचुएशन पे भी लिखी जाती है, शायरी दिल से भी लिखी जाती है, और शायरी कभी कभी खुद ही निकल आती है। कौन सी इनको पसंद है उसके पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। नाजरीन, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। बिलाल सईद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के एक बेहतरीन गुलकार, उभरती हुई आवाज़, नौजवान आवाज़। आजकल नौजवानों का ज़माना है, और नौजवान जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं या कम सुनते हैं? ये पूछते हैं इनसे कि कम सुन रहे हैं नौजवान या ज़्यादा? नौजवान मुझे लगता है गाने ज़्यादा सुन रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि खैर गाने सुनना उसकी वजह नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आप नौजवानों के लिए स्पेशली ये बात है कि अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। हर चीज़ को उतना टाइम दें जितना इम्पोर्टेंट है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि सिचुएशन पे लिखा जाता है, जी और लिखा जाता है दी हुई यानी कि म्यूज़िक पे, धुनों पर लिखा जाता है, दिल से लिखा जाता है, जी जी। लोगों के लिए लिखा जाता है। ये आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर क्या लिखा जाता होगा? पाकिस्तान के हालात पे बिल्कुल लिखा है। क्या? वो कुछ 4 लाइनें में आपको अगर इजाज़त दे तो हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत है। जी जी जी, वो वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्रिया। यानी कि इसमें आपने वाकई ये तो दिल की अथाह गहराई से लिखा हुआ था जी। कि हमारे देश में कोई कमी भी है तो लेकिन हम जी सकते हैं, हमारे पास एक पोटेंशियल है। जी नाज़रीन, पोटेंशियल इतनी है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के 7वें नंबर पर बेहतरीन मुल्कों में है। अगर किसी को शक हो तो एटमी लाइन को जाके देख ले कि पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में शामिल है कि जिसकी कुव्वत बहुत मजबूत है, और यकीनन वो कुव्वत सिर्फ एटम से नहीं, इन इरादों से होती है। जब ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, दिल से निकलती हैं, तो फिर इंसान जो है मजबूत और मुस्तहकम हो जाते हैं। जी तो ये जो इस तरह के गाने हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या इश्क और मोहब्बत वाले? बिल्कुल। देखिए नॉर्मल लाइफ में तो हर किसी की ज़िंदगी में इश्क मोहब्बत भी है, उसमें दर्द तकलीफ़ भी है, स्ट्रगल भी है, उसमें अपने भी हैं, बेगाने भी हैं, खुशियाँ गम सब साथ चलते हैं। तो अच्छा, आप लिखते खुद हैं, जी हाँ। तो ये इश्क करना पड़ता है लिखने के लिए या लिखना पड़ता है इश्क करने के लिए? मेरे ख्याल में तो इश्क एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आती है। आपकी ज़िंदगी में आ गई? जी उसके गुजर तो नहीं गई? हाँ जी। गुजर तो नहीं गई? नहीं, मेरी ज़िंदगी में इश्क आया भी, मैंने उसे बड़े अच्छे से किया भी। अल्लाह ताला ने मुझे इश्क की अपनी मंजिलें, मेरी मंजिल कुछ ज़्यादा आसान थी, तो वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर ली? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इश्क की मंजिल शादी है, ये भी अच्छी बात है। नहीं देखिए इश्क में भी फिर अब ये जो मैं कर रहा हूँ गाना लिखना या बनाना या ये भी मेरा इश्क है। अच्छा, इसका मकसद बहुत अच्छी बात की इन्होंने।
बिलाल सईद की बातों में से एक अच्छी बात कि जो भी दिल से काम किया जाए, मोहब्बत से होता है, जो मोहब्बत से होता है वो इश्क से काम होता है। काम मुखलसी के साथ करना, ईमानदारी के साथ, नेक नीति से करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन फिर भी मैं एक पूछना चाहूँगा, क्योंकि आवाम जो है ये बात बहुत सुनना पसंद करती है, जब आप इश्क कर रहे थे अपनी, अब तो शादी हो गई, हाँ। तो उनके लिए भी कुछ लिखा आपने? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लिखा उस वक्त। फिर सुनाया? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें बल्कि लिखी। वो जिस तरह से फिर सिलसिले चलते हैं, आपको पता है, फिर जब शादी हो जाती है तो फिर थोड़े से टॉपिक चेंज भी हो जाते हैं। पहले कभी जुदाई के गाने होते हैं, फिर मिलने के गाने होते हैं, फिर ये है कि कभी कभी टेंशन के गाने भी आ जाते हैं। अच्छा, लड़ाई के गाने भी उसी मोहब्बत से निकलते हैं? वो भी ऑब्वियसली देखें, यानी कि आप बड़ी अच्छी, ये तो और अच्छी बात आपने बातों बातों में कर दी कि मोहब्बत जब होती है तो प्यार भरे गाने लिखे जाते हैं। जब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है या जुदाई हो जाती है तो फिर हिजर के गाने लिखे जाते हैं। और फिर जब कोई महबूब खफा हो जाए, नाराज़गी हो जाए, तो फिर वो गफलत के ऊपर लिखा जाता है, या उसकी ज़्यादती पर और उसके सितम पर लिखा जाता है कि मेरे साथ जुल्म हो गया। तो ये सारी की सारी सिचुएशन मोहब्बत से ही क्रिएट होती है। बिल्कुल, आप किसी के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि उससे जुड़ी हुई हर चीज़ आप इतना डीपली फील करते हैं कि वो दिल से निकलती है। अच्छा, ये शायरी तो इस पर डिपेंड करती है, चूँकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जितना, वो ये कहता है कि जो इंसान नेचुरली, यानी फितरत, एक कुछ इंसान होते हैं जो फितरत इनकी सेंसिटिव होती है, कुछ होते हैं थोड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ होते हैं थोड़े बस ज़िंदगी चल कर रहे होते हैं। तो जो आप फितरतन होते हैं, आप उस तरह की धुनें ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि आप जब कोई चीज़ को फील करेंगे तो उसको, धुन भी तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही कर रहा हूँ कि मेरे अंदर की जो इमोशंस हैं उनको मैं अपनी आवाज़ में या उस धुन में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो वो फितरतन, क्योंकि मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, तो मेरी धुनें ज़्यादा जो है वो साइड पे चल जाती है। लेकिन धुनें अगर आज से 20-25-30 साल पहले चला जाया जाए तो दुनिया के हर मुल्क में जो गाना गाया जा रहा होता था वो एक राग होता था उसके अंदर। और आजकल तो मेरा ख्याल है माइकल जैक्सन अब तो गुजर गया दुनिया से, लेकिन पूरी दुनिया को नचा के चला गया और उसने दुनिया को एक जलजला सा दे के चला गया। अब पूरी दुनिया के अंदर जो गाने गाए जाते हैं वो इस किस्म के गाए जाते हैं, बड़े अजीब से होते हैं। लेकिन अगर आप अपने देखा जाए मलका तरन्नुम नूर जहाँ को देखा जाए, नुसरत फतेह अली खान को देखा जाए, तो उनके अंदर एक राग है और उसको लोग बहुत अच्छा सुनते थे। तो ये जो अब जनरेशन है, ये वो पुराना राग भूल चुकी है या नए राग के अंदर रंग गई है, उसके अंदर, नए के अंदर? मुझे लगता है कि एक बात ऐसी है जिसे आप भी इत्तेफाक करेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है तो वो राग में, हम और अब गुफ्तगू भी राग में कर रहे हैं। एक घड़ी जो टिक टिक कर रही है ये भी एक सुर में बोल रही है। तो जो भी जो कर रहा है तो वो सुर में, क्योंकि अगर सुर से बाहर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कभी भी कान को नहीं अच्छा लगेगा, दिल को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये, जो हमारी नई जनरेशन है उन्होंने नए राग डिस्कवर कर लिए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो गुजरा हुआ कल है उसको आने वाले कल से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होना चाहिए, क्योंकि जो गुजरा वाला कल हमें याद रहेगा तो हम आने वाला कल अच्छा करेंगे। तो डेफिनेटली स्पेशली हमारे मुल्क की जो यंग जनरेशन है, मुझे लगता है हमारी उम्मीद का सहारा है बिल्कुल वही हैं जो कि आगे चल के इंशाल्लाह हमारे आने वाले कल को बेहतर करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल इतनी है उनमें, किसी भी शोबे, आप म्यूज़िक की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, मतलब टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ उनको अगर मौका दिया जाए, जो हमारे बड़े हैं अगर वो उनको अप्रिशिएट करें, हाथ पकड़ के उनके कहें भाई आए, तो यकीनन वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब आदमी कोई भी बच्चा कोई भी एक टैलेंट लेके गाना चाहता है, साफ ज़ाहिर है कि पहले दिन तो वो अपना गाना नहीं ना गाता, तो वो गाने जो सुनता है उसके दिल में बड़ा असर रखते हैं, फिर उनसे मुतासिर होके वो गाना शुरू करता है। आप किससे मुतासिर होके आपने गाना शुरू कर दिया कि मैं गाना गाऊँ? वैसे मैं बहुत ज़्यादा फोक म्यूज़िक जो है पाकिस्तान का मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उनसे, उनके गाने बहुत सुने मैंने। फिर रेशमा जी, उनकी आवाज़ मुझे बहुत, उनके गाने बहुत पसंद, आबदा परवीन साहबा। तो वो फोक जो हमारा एक कल्चरल म्यूज़िक है पुराना, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। फिर ये है कि ऑब्वियसली जिस दौर में मैं पैदा हुआ है, पढ़ा लिखा, तो वहाँ पे उस वक्त के सितारे और एक सुना गया है कि ये जो मौसीकी होती है इसके बॉर्डर नहीं होते, इसके कोई मुल्क नहीं होते, पूरी
तो हिंदुस्तान के अंदर भी आपको सुना जाता है, जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां, जी, जी, जी। लता मंगेशकर जो इस वक्त दुनिया की एक बहुत अजीम गुलकारा हाँ जी, हाँ जी, हैं हाँ यकीनन, जी। लेकिन वो कहती हैं कि मैं नुसरत फ़तेह अली खां को बहुत पसंद करती हूँ, सुनती हूँ। रेशमा के बारे में आपने जी, कहा, जी, आपदा परवीन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो ये जो है, आपके गाने इंडिया के अंदर भी सुने जाते हैं? जी बिल्कुल। मेरे इस वक्त थोड़ा सा ऑडियंस के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरे फेसबुक पे तकरीबन 2.7 मिलियन लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे। उसमें से 60% जो है वो हिंदुस्तान से हैं। तो डेफिनेटली इसमें मेरा शायद कमाल इतना नहीं है, डेफिनेटली इसमें म्यूज़िक में ही इतनी पावर है कि वो लोगों को मिला देता है, वो दिलों को जोड़ देता है, बिल्कुल वो सरहदों को मिटाता है। डेफिनेटली सरहदें म्यूज़िक में बिल्कुल नहीं होती। तो जिसका भी दिल टूट जाए उसे गाना ही गाना पड़ता है, ये भी तो है ना? देखिए, जो चीज़ आपको वो इस तरह, तो बहुत सारी चीज़ें वही नहीं, बात है। दिल टूटने पे लोग अक्सर गाते हैं ना, सुनते भी हैं, सुनते भी सुन गाते के हैं, भी सुकून मिल जाता है। सुकून मिल जाता है, इसलिए गाया जाता है। आपका पसंदीदा गुलकार, आपने कहा कि नुसरत फ़तेह अली खां है, जी हाँ। और पसंदीदा गुलकार जो अगर हम पूरी दुनिया में देखा जाए, यानी कि तो हिंदुस्तान में हमारी ज़बान बोली जाती है, जी हाँ। उर्दू समझी जाती है, जी हाँ। और उर्दू में वो गाने गाते हैं, गो कि उन्होंने नाम उसका हिंदी रखा हुआ जी है तो वही ज़बान जो ईजाद हुई। हाँ। सवाल ये है कि वहाँ पर जो आपके गाने गाते हैं, उनमें किसी ने किसी फिल्म में आपका गाना लिया हो या किसी ने गाया हो, जी जी कोई याद हो जो आपके अल्फाज गा चुका हो? जी बिल्कुल। एक पंजाब साइड पे भी अब उनका भी सिनेमा इंडिया में पंजाबी काफ़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनके बन पास। चुकी है। और वहाँ एक फिल्म थी डैडी कूल मुन्ने फूल, उसमें मैंने 2 गाने गाए थे। उनको कंपोज भी मैंने किया था, लिखा था, लेकिन ऑब्वियसली जो एक्टर थे वो खुद भी सिंगर थे, मनिंदर गिल भी थे उसमें। तो वो 2 गाने उसमें आए थे। प्लस ये है कि इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे गाने कंपोज किए हैं जो इंडियन पॉप स्टार जो है वो गा रहे हैं। जैसे अमरिंदर गिल है, फिर यहाँ यूके इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है, तो वो उन गानों को यानी कि बना के उन्हें मैं दी और गा वो रहे हैं, आवाज़ उनकी है। आवाज़ उनकी है, और आपका गाना जो है वो भी गाते हैं, और आप क्या उनसे भी कोई गाना किसी और से भी लिखवाते हैं, लिखा हुआ गाना गाते हैं किसी का? देखिए, अगर तो मतलब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, इत्तेफाकन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप खुद इतने ज़्यादा लिख लेते हैं? क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली कितने एक लिख लिए होंगे कोई थोड़ा सा ऐसे ही? सर यकीन, मैंने गिन नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है मैंने एटलीस्ट कम अज़ कम 500-600 गाना तो लिखा होगा। वक्फे से जाने से पहले एक छोटा सा गाना जो आपको बड़ा पसंद हो और जो मशहूर भी हुआ हो, जी जी और उसके बाद वक्फे से आने के बाद हम पूछेंगे